नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं वो ऐसे शख्स से बातचीत करूंगा और काफ़ी सारी जानकारियां हम लोगों को मिलेंगी जो शख्स माइनिंग इंजीनियर पढ़ करके माइनिंग इंजीनियर के रूप में काम करके और इन्होंने नौकरी छोड़ दी कि हमें समाज की सेवा करनी है। क्यों ये समाज की सेवा करने का धुन इन पे सवार हुआ ये तो यही बताएंगे। लेकिन अखिल भारतीय नौजवान सभा के 11 साल तक के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने काम किया है। देश के सभी राज्यों में घूम कर ही नहीं केवल काम किया बल्कि विदेशों में भी जाकर इन्होंने भारत का नेतृत्व भी किया है और यहाँ के संस्कृति, यहाँ के कार्य पद्धति, यहाँ के संगठनों के बारे में उन्होंने वहाँ पे चर्चा की है। और आज की तारीख में एटक जैसे ट्रेड यूनियन के राज्य कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। इतना ही नहीं, ये वेटनर ट्रेड यूनियनिस्ट जिनका सिक्का चला कोल इंडिया में JBCCI के सदस्य रहे शफी खान साहब, उनके ये पुत्र हैं आफ्ताब आलम खान। तो आइए आफ्ताब जी, आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार जी, धन्यवाद। तो हम चर्चा शुरू करें। पहले नाम तो मैंने बता ही दिया, लेकिन अभी तक आप कहां चुनाव लड़े और क्या क्या आपने किया है माइनिंग इंजीनियरिंग छोड़ करके, थोड़ा सा बताएं। जी, मैंने माइनिंग इंजीनियरिंग किया था, ये बात सही है। और मैंने 2000 में माइनिंग इंजीनियरिंग किया। उसके बाद मैं नौकरी करता था। उसके बाद मैंने 2005 में का विधानसभा चुनाव लड़ा बेरमो से। यहाँ से माननीय हमारे यहाँ के कांग्रेस के एक बड़े लीडर, दिग्गज लीडर हुआ करते थे, स्वर्गीय राजेंद्र बाबू, इंटक के भी बड़े लीडर थे। उनके साथ मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला। कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से मैंने चुनाव लड़ा था यहाँ से 2009 में, और मैं पराजय हो गया था। उस समय 2005 में भाजपा के एक नेता युगेश्वर महतो बाटुली चुनाव जीते थे, लेकिन सिटिंग विधायक थे राजेंद्र बाबू। फिर मुझे 2009 में भी चुनाव लड़ा। उस समय भी मैं 3rd पोजीशन था। राजेंद्र बाबू जीते थे, 2nd पोजीशन भाजपा रही, मतलब बाटुल जी रहे, वो हार गए, और मैं 3rd पोजीशन रहा था। फिर बाद में अपना संघर्ष और समाज सेवा जारी रहा। फिर झारखंड का जब प्रथम पंचायत चुनाव हुआ तो मैं यहाँ से जिला परिषद सदस्य भी रहा। इससे बेरमो प्रखंड में 2 जिला परिषद सदस्य थे, एक भरत यादव जी और एक मैं यहाँ से जिला परिषद सदस्य चुना गया। और उसके बाद मैं राष्ट्रीय राजनीति में चला गया। अखिल भारतीय नौजवान सभा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया चंडीगढ़ में महाधिवेशन हुआ था। ये संगठन 1969 में इसका संगठन को कायम किया गया था पहला। इसके आप बलराज साहनी एक फिल्म एक्टर हुआ करते थे, जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। और बाद में 2010 का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं बना चंडीगढ़ में। लगभग 11 साल मैं अखिल भारतीय नौजवान सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा। इस दौरान देश और विदेश दोनों जगह में हमको नौजवानों की समस्याओं को समझने का और मौका मिला। हमने हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट भी किया अपने नौजवान संगठन की तरफ से। कई देशों को में जाने का मौका मिला। नौजवानों को लेकर के जो सेमिनार और वर्कशॉप जो होते थे कई देशों में, जहां हम लोगों को दावत मिली, बुलाहट हुआ, सम्मेलन हुआ, वहाँ मुझे भागीदारी करने का मौका मिला, जिसमें साउथ अफ्रीका भी गया और भी कई कंट्री गया, जाने का मौका मिला मुझे। आप बताएंगे कि जो आप विदेश गए, यहाँ के संगठन का आपने नेतृत्व किया भारत से, आपको क्या अनुभव हुआ कि यहाँ के नौजवानों की जो समस्या है और विदेश में जो नौजवान हैं उनकी समस्या है, दोनों में क्या अंतर आपको दिखा? देखिए, दुनिया में कहीं भी नौजवानों की समस्या अलग अलग नहीं है। एक नौजवान है तो जब तक वो छात्र है तब तक पढ़ाई, उसका एजुकेशन, उसकी समस्या है कि उसमें क्या क्या पढ़ाई करेगा। जब वो पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है या अपने टैलेंट के मुताबिक, या जो नहीं भी पढ़ा लिखा है, एज पर टैलेंट, उसको सबसे बड़ा मसला रहता है कि रोज़गार, उसको नौकरी चाहिए, कहीं से इनकम होना चाहिए, 2 हाथ को काम मिलना चाहिए। और यही बुनियादी समस्या पूरे दुनिया में भी है। हम लोग भी जब नहीं लगता है कभी कभी कि जो बाहर वाली कंट्री है उनके नौजवानों की समस्या अलग होगी, हमारी समस्या अलग नहीं। सभी जगहों की समस्या एक है। जब नौजवान हो जाता है तो वो सोचता है कि मेरी लाइबिलिटी है, मेरे माँ, मेरे पिताजी, उसकी शादी होती है और वो घर का पूरा लाइबिलिटी उठाना चाहता है, और वो चाहता है कि उसको रोज़गार मिल जाए, वो स्टेब्लिश हो जाए, चाहे व्यापार के द्वारा हो जाए चाहे नौकरी के द्वारा हो जाए। तो उसके सवाल एक ही सवाल है, और पूरे दुनिया में वही सवाल है, और हर जगह उसी सवाल को हल करने के लिए हिंदुस्तान में भी वही लड़ाई लड़ते थे हम लोग कि नौजवानों को रोज़गार चाहिए। अपनी सरकार से, राज्य सरकार से भी यही रोज़गार हम लोग यही डिमांड किया करते थे।
और राजनीतिक रूप से जो सरकार फैसला लेती थी उसका दुष्प्रभाव रोजगार पे क्या पड़ता था, उस पर भी लेकर के हम लोग हमेशा अलग अलग टाइम पे अलग अलग सरकार की पॉलिसी के हिसाब से हम लोग रिएक्ट भी करते थे। भारत सरकार के भी फैसले पे का असर पड़ता है। उसी तरह से जो विदेश में जो सरकार है या जिस देश का सवाल है, हम लोग मुझे साउथ अफ्रीका सबसे पहले 2010 में जाने का मौका मिला था। और जब मैं गया तो पहला मेरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला था मुझे जहां करीब करीब 120 से 30 कंट्री, दुनिया के 120-30 कंट्री के नौजवान पॉलिटिकल कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, जिनसे बायलैटरल डिस्कशन करने का, उस देश के कल्चर को, उस देश की समस्या को और अपने देश के कल्चर को और समस्या को जो बताने का, और उनका क्या समझ है रोज़गार को लेकर के, उनके यहाँ रोज़गार का क्या क्या सरकार काम कर रही है, रोज़गार में और क्या क्या किया जा सकता है, सरकार से क्या क्या मांगा जा सकता है, इन सभी चीज़ों को समझने का, बुझने का और संघर्ष में जोड़ने का अनुभव हम लोग को प्राप्त हुआ, जिसको हम लोग अपने संगठन के अंदर भी और अपने देश में भी उस सरकार से हम लोग हमेशा सरकार को राय सलाह भी देते थे, सरकार से मांग के तौर पे, आंदोलन के माध्यम से सरकार को मांगा करते थे। अभी जो आप बता रहे थे कि वहाँ के कल्चर, जो विदेशों के अपने कल्चर और बेरोजगार या रोजगार जो भी समस्याएं हैं, तो इसमें अन्य देशों की अपेक्षा अपना देश समस्याओं के तौर पे और कल्चर के तौर पे आप अपने देश को कहाँ देखते हैं? देखिए, कल्चर के मामले में जब हमको साउथ अफ्रीका गए, उसके बाद एक बार इक्वाडोर भी गए। 2010 में हम गए थे साउथ अफ्रीका, उसके बाद जिम्बाब्वे गए, मतलब अफ्रीकन कंट्री गए, फिर इक्वाडोर गए। इक्वाडोर के बाद हमको 2017 में हमको चाइना भी जाने का मौका मिला, रसिया भी जाने का मौका मिला। और ऐसे मौके पे गए जहां हमको सिर्फ उस कंट्री में नहीं गए, हर जगह कई कंट्री के लोगों से मुलाकात हुआ। ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां सेमिनार था, वर्कशॉप था, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, बड़े बड़े दुनिया के जानकार, दुनिया के साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहे हैं मेडिकल के लाइन पे, और उनका जो रिसर्च के आधार पे जो बात उनको बताना था, वैसे जगह पे जा करके जाने का मौका मिला। हम अपने आप को सौभाग्य मानते हैं। और हमको यूथ फेडरेशन का अध्यक्ष होने के नाते कई पॉलिटिकल पार्टी के कई और नौजवान संगठन हैं, उसके बावजूद मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, नेतृत्व करने का मौका मिला। और इस मामले में हम गर्व महसूस करते हैं और बहुत चीज़ सीखने का मौका मिला। कल्चर के मामले में एक बात कह सकते हैं कि हिंदुस्तानी कल्चर के मामले में बहुत साउंड है, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा कंट्री है और यहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, सबकी अपनी संस्कृति है, सबका अपना वेशभूषा है। इतना मल्टी कल्चर दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। जैसे हर कंट्री का एक पहनावा है, तो लगभग एज ए होल एक तरह का मतलब भाषा भी लगभग लिमिटेड है, कल्चर भी लिमिटेड है। लेकिन ये हिंदुस्तान, चूँकि कई राज्यों को जब हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद जब हिंदुस्तान गणराज्य का जब परिकल्पना की गई, तो कई राजा महाराजाओं को मिला करके हिंदुस्तान जब बना, तो मल्टी कल्चर, गुजरात का एक अपना कल्चर है, पंजाब का एक अलग कल्चर है, बंगाल का अपना वेशभूषा है, अपनी भाषा है, अपनी बोली है, अपना पहनावा है, उनका अपना ड्रेसिंग सेंस है, साउथ का अलग है, मलयालम का अलग है, तमिलनाडु का अलग है। इतना मल्टी कल्चर और इतना मल्टीपल भाषा अपने आप में एक मिसाल है हिंदुस्तान, मैंने समुंदर है ये, कहिए तो मल्टी कल्चर मल्टी भाषा का। मैंने संस्कृति के मामले में अन्य देशों की अपेक्षा मुकाबले में बहुत आगे है। मतलब इस मामले में हम लोग धनाढ़ मानते हैं करने कि हम लोग को रिसर्च करने के लिए दुनिया में बाहर जाने की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान की ही जो कल्चर है, भाषा है, संस्कृति को अगर हम समझ लें, उस पर रिसर्च कर लें, तो अपने आप में एक बड़ी किताब लिखी जा सकती है। मतलब कुल मिला के यही कही जाए कि देश में जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो बोलते हैं ना, ये फिट बैठता है। बहुत अच्छा, आपको हिंदुस्तान की कल्चर अन्य देशों की अपेक्षा बेहतर लगी, और है भी। हम लोग उस मामले में कहीं से कोई कमी हम लोगों में नहीं है। अब आप राजनीति में आए नौकरी छोड़ करके, तो हमारा अब ये सवाल रहेगा कि आप राजनीति में क्यों आए? राजनीति की रुचि आपको कब से लगी और इसका क्या कारण रहा? कोई वैसी घटना जो आपको प्रेरित कर दिया हो कि नहीं, आपको राजनीति में आनी चाहिए? देखिए, पूर्ण रूप से मैं एक छात्र था। मैं पढ़ाई लिखाई, मेरे पिताजी राजनीति में थे ज़रूर, लेकिन हमको राजनीति से उन्होंने दूर रखा।
और वो चाहते थे कि हम एक छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, तो मेरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए था। तो मैं अपना पढ़ाई पे ही रखा ध्यान, क्योंकि गार्जियन का भी था और उनका इस तरह का था। मैंने डिप्लोमा किया, डिग्री किया, नागपुर से ही डिप्लोमा किया, नागपुर से ही डिग्री भी किया, इंजीनियरिंग किया, माइनिंग से डिग्री किया नागपुर यूनिवर्सिटी से। पढ़ाई के बाद जब 2000 में मैं जब यहाँ आया तो मैं जॉब की तलाश में भी था। तो इसी दौरान मैं नौजवान सभा से जुड़ गया 2001 में। और जब पढ़ लिख लिया, कुछ थोड़ा बड़ा हो गया, समझदारी भी आई, और जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में भी थे तो इतना मैच्योर तो हो ही गए थे। तो जब देश की राजनीति पे जब चर्चा होती थी, तो जब आपस में भी बातचीत करते थे, और जो मैंने फील किया, मेरे मन में जो सवाल था कि कोई भी पेरेंट्स, इवन मैं पॉलिटिकल फैमिली से था, फिर भी मेरे पिताजी मुझे राजनीति में नहीं भेजना चाहते थे। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं साइंटिस्ट बनूं। और राजनीति में जो गिरावट है वो उसको महसूस कर रहे थे, और वो बरकरार धीरे धीरे बढ़ रही थी, और राजनीति बहुत नीचे स्तर पर जा रही थी। ये उन्होंने मुझे कहा भी था। इसलिए मेरा थोड़ा बहुत पॉलिटिकल गतिविधि को देखते हुए वो कहते थे कि बेटा, राजनीति में बहुत गिरावट आ रही है और वो अच्छा नहीं है, तुम अपना मैंने पढ़ो जितना मैक्सिमम हो चाहते थे। यही सवाल मेरे मन में कि आखिर मेरे पिताजी ये बात क्यों बोलते हैं, और दुनिया का, हिंदुस्तान का ये हर आदमी, हर गार्जियन क्यों अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, हर कुछ बनाना चाहता है, नेता क्यों नहीं बनाना चाहता है? तो क्या नेता जो बनेंगे वो सिर्फ गुंडा, मवाली या कम पढ़े लिखे लोग, या जिनको कोई काम नहीं मिला वो राजनीति करेंगे? तो क्या हम सत्ता में, सरकार में सिर्फ वो से लोग आएंगे जो बिल्कुल कम पढ़े लिखे होंगे, कम जानकार होंगे? जबकि पूर्व में अगर आप इतिहास को खंगालिएगा, देश की आज़ादी में और आज़ादी के समय में जितने राजनेता थे, सब काबिल लोग थे। जब 1949 और 1949 के पहले, 47 और 47 के पहले, जब हिंदुस्तान ने पढ़ा लिखा काबिल नेता दिया, तो ऐसा क्या कारण था कि बाद के दिनों में धीरे धीरे गिरावट आ रहा था? कम पढ़े लिखे लोग और गुंडा टाइप के लोग, ये कहिए कि उनको समाज से मतलब अच्छे लोग नहीं आ रहे थे। ये मेरे मन में सवाल था, और इसी यही वजह कारण रहा कि मुझे लगा कि अगर मेरे जैसा आदमी, एक इंजीनियर होने के बावजूद, अगर हम भी जा कर के नौकरी करते हैं, ठीक है, तो फिर बाकी नौजवानों में मेरे में क्या फ़र्क है? जब मेरे मन में जब खुद ही सवाल पैदा हो गया है, तो मेरे पिताजी भले नहीं चाहते हों, और मेरे पिताजी हम जीते जी मुझे राजनीति में आने भी नहीं दिया। मैं पिताजी के डेथ के बाद, पिताजी का 2005 में डेथ हो गया था, उसके बाद मैंने एक ठोस फैसला ले लिया कि मैं पूर्ण रूप से राजनीति में रहूँगा, और इस सवाल को, क्या बोलते हैं, इस कटाक्ष को यहीं पर रोकूंगा कि नहीं, पढ़े लिखे लोगों को, चूँकि राजनीति ही वो जगह है, राजनीति से ही मेरा भविष्य फैसला होता है, राजनीति से ही मेरा सारी समस्याओं का हल निकलता है, राजनीति ही वो कारण है जिसके चलते हमको रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको मेरा इलाज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारा जो सवाल है उस पर फैसला होगा। ये सब राजनीति तय करती है। तो हम राजनीति से दूर क्यों रहें? यही सवाल था जिसके चलते मैं राजनीति में आया। तो क्या आपको जो कारण दिखा, राजनीतिक स्तर का जो ह्रास हुआ है, उसका कारण अभी तक आपको पता चला, और क्या उस स्तर को सुधारने की पहल पर आप अभी तक कुछ कार्य किए हैं क्या? अगर इस बारे में भी अगर बोलिए, अगर सच पूछिए, तो ईमानदारी पूर्वक, बिना एक पॉलिटिशियन की तरह से जवाब देने के बजाय अगर ईमानदारी पूर्वक जवाब दिया जाए, तो इसमें गिरावट के मूल कारण, सबसे बड़े कारण समाज सेवा या इलेक्शन, राजनीति में धर्मवाद, जातिवाद, भाषावाद के चीज़ों को जो इस्तेमाल किया जाता है फौरी क्षणिक फ़ायदा उठाने के लिए, और इसके वजह से राजनीति में बहुत बड़ा गिरावट। दूसरा गिरावट शुरू हुआ अर्थ के अभाव में। राजनीति में पैसे का इन्फ्लुएंस बढ़ गया, पैसा से लोगों को प्रभावित करने लगे, दारू, मुर्गा, इससे प्रभावित करने लगे लोग। इसके चलते बहुत बड़ा गिरावट आ गया। जिनके पास संसाधन है, पैसा है, वो सीधे पार्टी से एन पराक्रम टिकट ले रहे हैं, और पैसे के प्रभाव पे और धर्म के प्रभाव पे या जात के प्रभाव, मेनली जात का सबसे बड़ा रहा कि हम फलाने जाति के हैं, इस जाति का बड़ा समूह यहाँ पे है, तो हम यहाँ से टिकट लेंगे तो जीत जाएंगे, और बाकी अदर जाति को, अदर समाज के लोगों को मिला लेंगे, मैनेज कर लेंगे। ये जो गिरावट आया, इसने पूरा राजनीति को हरास करके रख दिया। अगर एक सचमुच में एक राजनेता होगा, सचमुच में वो सोशल वर्कर होगा, तो उसकी पहली प्राथमिकता आवाम होगी। आवाम न हिंदू होगा, न मुसलमान होगा, न सिख होगा,
ना फॉरवर्ड होगा, ना बैकवर्ड होगा, ना ऊंचा होगा, ना नीचा होगा, ठीक है, उसके सामने कुछ सवाल नहीं आएगा। हम लोगों ने अपने पिताजी के समय में वो सब कुछ देखा है करीब से। वो सिर्फ एक नेता थे, उनके पास आने वाला व्यक्ति होता था जिसकी कुछ समस्या होती थी, जिसकी समस्या को निदान करते थे। कभी भी उन्होंने जात के नाम पे भाव में या किसी और नाम पे किसी कुछ नहीं पूछा कभी आने वाले से कि तुम सेवा नाम के, कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा काम क्या है। उनका काम का निष्पादन किया, कभी न धर्म न जाति कभी नहीं पूछा और ना इसके आधार पर उन्होंने काम किया। उसी परंपरा से को देखने को मैंने मिला। इसीलिए मुझे इस बात से खास एतराज़ है कि जाति और धर्म के नाम पे जो क्षणिक राजनीति फायदा के लिए जो जाति और धर्म को बढ़ावा देते हैं, उससे राजनीतिक नुकसान हो रहा है, पॉलिटिकल नुकसान हो रहा है। क्या आपको लगता है कि इस नुकसान को भरपाई करने के लिए या इसको कम करने के लिए कुछ उपाय हो सकता है, या अभी तक कोई ऐसे लीडर्स आपको दिखे, आपके नज़र में हैं जो इस तरीके का काम नहीं कर? इसके लिए हम लोग ने नौजवान सभा के हैसियत तरफ से भी, अध्यक्ष की तरफ से भी, हम लोगों ने इलेक्शन प्रोसेस में ही बदलाव की मांग की है। जो अभी का इलेक्शन प्रोसेस है वो धोखा है बोलते हैं, या इस पर डिबेट की ज़रूरत है। हम लोगों का मानना ये है कि पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़े, ना कि व्यक्ति चुनाव लड़े। और पॉलिटिकल पार्टी को माने जितना परसेंटेज ऑफ वोट मिले उतना रिप्रेजेंटेशन वहाँ होना चाहिए। तो व्यक्ति नहीं रहेगा तो उसकी जात नहीं रहेगी, व्यक्ति नहीं रहेगा तो उसका धर्म नहीं रहेगा, संगठन रहेगा, संगठन के काम के आधार पे। और हम भी एक संगठनिक कार्यकर्ता के हैसियत से यहाँ सेवा देंगे। इसमें एक डिबेट की जरूरत हो रही है। और इलेक्शन में जो कमियां हैं उसको इलेक्शन कमीशन और सरकार मिलकर पार्लियामेंट में नया कानून बना के बदलाव करने की जरूरत है। हम लोग ने इसमें बहस किया है, इस पर सवाल किया है, आज भी बदलाव चाहते हैं कि इलेक्शन प्रोसेस में बदलाव आनी चाहिए। इसको गिरावट के लिए पैसे के प्रभाव को, और जो इस तरह की गिरावट और इसके प्रभाव के लिए पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ें, ना कि व्यक्ति चुनाव लड़े। और पॉलिटिकल पार्टियों को रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से उनको भागीदारी वो देंगे। तो जब पार्टियां देगी, कैंडिडेट देगी, तो उसके जो काबिल लोग रहेंगे, जो एक्सपर्ट लोग होंगे, वैसे लोगों को रिप्रेजेंटेशन देगा। अभी क्या हो रहा है, जो आदमी व्यक्ति किसी जात के आधार पे, किसी धर्म के आधार पे, चाहे पैसे के प्रभाव में जीत सकता है, हम वैसे लोगों को टिकट देते हैं। गुंडों को, मवालियों को, जिन पे क्रिमिनल केसेस है, सैकड़ों केसेस है, जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित कर ली है क्षणिक वजह से, कारणों से, एन पराक्रम, वैसे लोगों को हम देने में हिचक नहीं रहे, बल्कि वो पॉलिटिकल पार्टियों को पैसा देकर टिकट ले रही है। तो ये सब जो गिरावट है, इसमें कमी आएगी। और हम समझते हैं कि देश और भी बहुत सारे चीज़ों से देश को फायदा होगा, देश के लोगों को फायदा होगा। ये हम लोग का मानना है, या मेरा व्यक्तिगत मानना भी है। चुनाव प्रक्रिया में क्या बदलाव चाहती है आपकी संगठन, या आप क्या चाहते हैं? चुनाव बोला तो कि अभी जैसे हम चुनाव लड़े तो हमको पार्टी टिकट, जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी व्यक्ति को टिकट यहाँ कहीं विधानसभा में दिया जा रहा है, तो मजबूरी हो जा रही है कैलकुलेट करने के लिए कि उस इलाका में किस जाति का और कितना वोट है। इस तरह से करके कैलकुलेट करने लग रही है पार्टियां। जो लोग कार्यकर्ता नहीं है, कभी उस पार्टी से जुड़ाव नहीं रहे, दूसरी पार्टी में है, छलांग मार के उस पार्टी में चले जा रहे हैं, वो टिकट दे रही है। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टियां भी जीतने के चलते, और इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी को खासतौर से नुकसान हो रहा है कि बाहर से वो इनपुट नहीं कर रही है, वो नहीं चाहती इनपुट करना, इसलिए नहीं इनपुट कर रही है। जो हमारे ठोस कार्यकर्ता हैं, जैसे हमारे जैसे लोग या हमारे जैसे और कई लोग, जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता बैकग्राउंड उनका या लंबे समय से संगठन से जुड़े हुए हैं, संगठन का काम कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को और वहाँ के पार्टी के लोगों के से अनुशंसित हेडक्वार्टर से डायरेक्ट किसी को कैंडिडेट यहाँ से घोषित नहीं किया जा रहा है। लेकिन दूसरी पार्टियाँ इससे वंचित नहीं हैं। कहने के लिए यहाँ इलेक्शन के समय में देखिए छलांग मारने का ये परंपरा बढ़ जाती है। अभी जो राजनीति चल रही है देश की, हाल ही फिलहाल में आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस के एक बड़े नेता ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू जी, लोकसभा में उनकी गलतियां गिनाई जाने लगी। 2 गलतियां गिनाई गई जिसमें सभी लोगों ने देखा, कांग्रेस की तरफ से उस पर डिबेट कराने का चैलेंज किया गया और गृह मंत्री अमित शाह जी स्वीकार भी कर लिए हैं। तो इस स्थिति को देखते हुए या इस पे आप का क्या कमेंट्स हो गया, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर के, ये किस प्रकार की राजनीति है? देखिए, मैं इस मामले में कांग्रेस को भी
को भी दोष देना चाहता हूँ कि कांग्रेस ठीक तरीके से जिस तरह से भाजपा ऑफेंसिव होकर के अटैक कर रही है, कांग्रेस उसका जवाब नहीं दे पा रही है ठीक से। ये जवाब हम जैसे कम्युनिस्टों को और बाकी लोगों को देना पड़ रहा है और हमको डिफेंस करना पड़ रहा है कि नेहरू जी के बारे में। सबसे बड़ी बात कि पिछले 10 साल से भाजपा सिर्फ धर्म के आधार पे और नेगेटिव पॉलिटिक्स, मतलब जवाहरलाल नेहरू पे अटैक करके नेगेटिव पॉलिटिक्स उन्होंने ये नहीं किया। ये करते तो ऐसा होता, इसी पे राजनीति कर रही है। जबकि भाजपा ये नहीं बता रही है 10 साल के बाद कि हमने ये कर दिया है, ये करने वाले हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी या हर वो नेता उस समय के हालात के हिसाब से डिसीजन लेता है। उसको आप थोड़े देर के आज के परिस्थिति में आप उसको गलत भी ठहरा सकते हैं, सही भी ठहरा सकते हैं, ये वो आपका है। और उसमें भी इतिहास को तोड़ मरोड़ के छेड़ करके बात की जा रही है। कल डिबेट की बात है, जो पार्लियामेंट में बहस की बात है। इन्होंने कहा कर्म है कि जो पाकिस्तान के साथ लड़ाई चल रही थी, अगर नेहरू जी 3 दिन और रुक जाते तो जो कश्मीर है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाई जो कश्मीर है, वो हिंदुस्तान के साथ होता, और ये गलती उन्होंने कर दिया। मैं थोड़ी देर के लिए बात पूछना चाहता हूँ कि जो कश्मीर था वो किसके पास था? वो जो पाकिस्तान जो कश्मीर था वो ना हिंदुस्तान के पास था, ना ही वो पाकिस्तान के पास था। वहाँ एक राजा की सरकार थी, राजा थे वहाँ के। जम्मू कश्मीर की जो पॉपुलेशन थी मोस्टली 70% मुस्लिम आबादी थी, लेकिन राजा एक हिंदू थे। और वो राजा हिंदुस्तान के साथ भी कश्मीर को मिलाने के लिए तैयार नहीं थे। जब पाकिस्तान की सेना ने कश्मीर पे अटैक किया और पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर को कब्ज़ा कर लिया, आधा कब्ज़ा कर लिया, तब राजा जी, और इसका जिम्मा पटेल जी को था, जो देश के गृह मंत्री उस समय के थे। एक गृह मंत्री जो नेहरू जी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसका काम का जिम्मा पटेल जी को था। पटेल जी ने ही सारे गणराज को, सारे जो अलग अलग राजाएँ थे, यहाँ तक कि हैदराबाद का राजा भी आने के लिए आपके साथ तैयार नहीं था, सबको मिला करके हिंदुस्तान में शामिल किए थे। उसमें आखिरी में, सबसे आखिरी में जम्मू कश्मीर शामिल हुआ था। हम जो इतिहास हम लोग को पता है, जो इतिहास हम लोग पढ़े, और बाद में जब उन्होंने सरेंडर किया, हिंदुस्तान के सरकार से बातचीत किया कि हम पाकिस्तान चूँकि कब्ज़ा कर लेगा, तो अब हम हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि हिंदुस्तान ने उनको दिया था ऑफ़र कि आप हिंदुस्तान में शामिल हो जाइए, उन्होंने इस ऑफ़र को ठुकरा दिया था। फिर ये मध्यस्थता हुई, बातचीत हुई, उसमें उस राजा ने, उन्होंने एक शर्त रखा जिसमें धारा 370 भी थी, जिसको इतिहास के पन्नों से ठुकराया नहीं जा सकता है। आज आप गलत उसको ठहरा सकते हैं, ये डिमांड गलत हो सकता है, आप कह सकते हैं कि 370 नहीं दिया जाना चाहिए था, लेकिन उस समय कश्मीर को मिलाने के लिए यही शर्त के आधार पे इसको मिलाया गया था। और पाकिस्तान ने कब्ज़ा किया था पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर पे, और वो पार्ट कब्ज़ा रह गया। जिस पार्ट में जो बचा हुआ पार्ट था वो हिंदुस्तान के साथ है। यही तो इतिहास है। अब आगे होम मिनिस्टर साहब जो बोल रहे हैं उस पर क्या डिबेट करना है, हिंदुस्तान को तो करना चाहिए। बात तो आई है कांग्रेस के जो विपक्ष के नेता हैं कि डिबेट होना चाहिए, सचमुच में डिबेट हो जाना चाहिए खुला। और मैं तो चैलेंज करता हूं हिंदुस्तान के छोटे से बड़े, जिला स्तर से, राज्य स्तर से, केंद्र स्तर के, जहां जिस स्तर के नेता हैं, आप अपने अपने इलाका में एक डिबेट करवा लीजिए। हम सब भी डिबेट में जाने के लिए तैयार हैं कि कश्मीर पे ही डिबेट हो जाए और जवाहरलाल नेहरू पे ही डिबेट हो जाए। अगर जवाहरलाल नेहरू पे ही डिबेट पे हिंदुस्तान चलना है, जवाहरलाल नेहरू की कमियों पे डिबेट करना है, तो फिर आप जो सरकार चला रहे हैं आपका क्या होगा? आपने रोज़गार के मामले में क्या किया? आपका हेल्थ के मामले में क्या किया? शिक्षा के मामले में आपका क्या स्थिति है? किसानों का मसले पर आपकी क्या स्थिति है? महिलाओं के मसले पर क्या समस्या आपने हल किया? आप बताइएगा ना। 10 साल में 10 साल भाजपा यहाँ मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार चल रही है। आप तो गिनाइए अपना काम किया हुआ, आपने विकास या आपने 10 सालों में क्या क्या किया हिंदुस्तान के लिए, या हिंदुस्तान के लोगों को क्या क्या दिया। आप अपना अच्छा ही गिनाइए ना, आप अच्छा ही गिना के वोट मांगिए। तो आप इलेक्शन में अभी तीन जो विधानसभा चुनाव हुआ, चार विधानसभा का, उसमें आपका मूल टारगेट क्या था? वहाँ भी आपका धर्म के आधार पे, नेहरू जी के आधार पे, धारा 370 के आधार पे, अयोध्या मंदिर की स्थापना होने वाली है, कल में बन के तैयार होने वाला, उसका उद्घाटन के आधार पे आप इसी नाम पे तो वोट मांगा। क्या आपने जो मूल जो समस्या थी, देशवासियों की जो समस्या है, नौजवानों की समस्या है, छात्रों की समस्या है, उस पर डिबेट हुआ? विकास पे बातचीत हुई? इलेक्शन में विकास का मुद्दा क्यों गौन हो जा रहा है बार बार? सरकार जो वर्तमान में है वो अपने विकास का मुद्दा को क्यों नहीं आगे बढ़ाती है? उसके आधार पर चुनाव क्यों नहीं लड़ती है? हम ये सवाल पूछना चाहते हैं। तो देखा आपने,
कुल मिलाकर यही स्थिति है कि भाजपा जहां अटैक कर रही है, कांग्रेस के नेता या कांग्रेस जन डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें उनका जवाब नहीं दे पा रही है। कांग्रेस अगर जवाब देती है तो निश्चित तौर पर स्थिति में बदलाव आएगा और राजनीति में जो ह्रास हो रहा है उसमें बदलाव की ज़रूरत है। यह भी कहना है आफ्ताब जी का। जो स्थिति है उससे आप अवगत हुए और इसी के साथ मैं यहाँ पे धन्यवाद देता हूँ आफ्ताब जी का। आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।